हेलो दोस्तों मैं चंदन कुमार हेलो दोस्तों मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आता हूं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है और लास्ट में आप हमें इस बात की जानकारी अवश्य दोगे कि आज के इस टेस्ट में आपने कितने सवाल को सही सही बनाया है। वे छात्र जो हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ऑन कर लेंगे, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डाला जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जो छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वे हमें 8271535277 पर अपना नाम लिख करके सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टेस्ट प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे क्लासरूम का पिक हो जाता है कि जो गोल्डन स्टडी सर्किल का जो क्लासरूम है वो इसका पिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन आपके पास में 4 पड़ा हुआ है, फटाफट आप कमेंट करोगे। साधारण तुला कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? ये जो टेस्ट में जो मैं सवाल दे रहा हूँ ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखोगे साधारण तुला कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, साधारण तुला बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये ध्यान रखेंगे, साधारण तुला जो होते हैं वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट सवाल की ओर जा रहे हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? ऑप्शन ए ताप, बी चाल, सी विस्थापन या फिर डी कार्य। सदिश अदिश से लगभग एग्जामिनेशन में आपको एक सवाल पूछा जाता है, तो आपको सदिश तथा अदिश के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो पहले देखते हैं सदिश कहते किसे हैं। वे राशियां जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों मौजूद होते हैं वे सदिश राशि कहलाती हैं, और जिसमें केवल परिमाण मौजूद होता है दिशा नहीं होते वे अदिश राशि कहलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, ताप, चाल, विस्थापन और कार्य, इन चारों में से अगर यदि गौर कीजिएगा, हमने आपको विस्थापन के बारे में वीडियो लेक्चर इसका बना हुआ है, दूरी तथा विस्थापन का वीडियो लेक्चर क्लास दिया हुआ है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा होगा अवश्य एक बार देख लेंगे। विस्थापन कौन सी राशि होती है? विस्थापन सदिश राशि होती है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है? सी नंबर है इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। एक ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.001 सेकेंड है, ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी? ऑप्शन ए 10 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 1000 हर्ट्ज या फिर ऑप्शन डी 1 हर्ट्ज। फटाफट कमेंट करोगे इसका सही आंसर क्या होगा। फिर से सवाल समझिए, सवाल का कहना है एक ध्वनि तरंग जिसका आवर्तकाल 0.001 सेकेंड है, तो टी का वैल्यू कितना हो गया? 0.001 सेकेंड है। अब कहते हैं ध्वनि की आवृत्ति क्या होगा, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होते हैं? तो टी बराबर 1/n या नहीं तो n बराबर 1/t। ये ध्यान रखना, ये रिलेशन है। आपको n बराबर 1/t लेकर के चलना है क्योंकि आवर्तकाल दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं n बराबर 1/t का वैल्यू आपने कितना लिखा? 0.001 है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट को जैसे हमने उड़ाया तो गुना कर दें कितना से? 1000 से, तो बराबर यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाता है? 1000। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर सी में हमारा पड़ा हुआ है 1000 हर्ट्ज। जी हाँ, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, जिसे हम HZ से सूचित करते हैं। चलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है? सी नंबर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। बिना बातचीत किए हुए किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके कारण से? इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की विद्युत धारा कहते हैं, या फिर न्यूट्रॉन का प्रवाह है, या प्रोटॉन का प्रवाह है, या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का प्रवाह है। ध्यान दोगे सवाल क्या कहना है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह, किसका प्रवाह है? इलेक्ट्रॉन का, या न्यूट्रॉन का, या प्रोटॉन का, या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों का। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करेंगे। एक चीज ध्यान देना, अगर एक यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे लिया, एक को लिया निम्न विभव पे
जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है वो कहलाता है निम्न विभव, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वो कहलाएगा उच्च विभव। जब हम इन दोनों को किसी वायर से जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा विभव है भाई, निम्न विभव, ये कौन सा है, उच्च विभव। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन, जबकि विद्युत धारा की दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यहाँ पे दो सवाल ध्यान रखना, जब यानी दो चालक तार को जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर होगी, तो निम्न से उच्च की ओर, लेकिन विद्युत धारा की दिशा उच्च से निम्न की ओर। लेकिन विद्युत धारा किसके वजह से प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से ना, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। एक सवाल के साथ साथ में कई सवाल को मैंने यहाँ पे बता दिया। अगला सवाल की ओर चलेंगे। वह धातु जो ऊष्मा का सबसे कम चालक है कौन सा है, पारा, लेड, टीन या फिर सोना। चार ऑप्शन आपके पास में पड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा धातु है जो ऊष्मा का सबसे कम चालक है, आपके पास में चार ऑप्शन पड़े हुए हैं, पारा है, लेड है, टीन है या फिर सोना है। यहाँ पे ध्यान देना, इस जगह पे हमने लिखा है पारा, ऑप्शन ए में क्या है, पारा। आपने ये चीज़ बार बार पढ़ा है, हमने कई बार आपको बताया कि सीसा ऊष्मा तथा विद्युत का सबसे कम चालक है। तो याद रखो कि ऊष्मा का सबसे कम चालक, ऊष्मा का यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऊष्मा का सबसे कम चालक कौन होता है, सीसा। सीसा का आप क्या सिंबॉलिक रूप में लिखोगे, पीबी। ये है हमारा लेड। लेड का मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। यहाँ पे ध्यान देना है, धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन सीसा एक ऐसा धातु है जो ऊष्मा का बहुत ही कम सुचालक है। इसीलिए यहाँ पे सवाल पूछा गया सबसे कम चालक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा लेड या अर्थात सीसा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 40 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट की विद्युत परिपथ से जोड़ा गया है, बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बतावें। अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करना बहुत अनिवार्य है। 40 वाट का बल्ब है, तो बल्ब का वाट, वाट को मतलब क्या, शक्ति, शक्ति सिंबल के रूप में P बराबर कितना दिया है भाई, 40 वाट। ठीक है, 40 वाट के बल्ब को 40 वाट 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट भी बराबर कितने हैं, 200 वोल्ट के परिपथ से जोड़ा जाता है। हमने एक तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि बल्ब में विद्युत धारा का मान, धारा का वैल्यू पूछा जा रहा है। जब धारा का वैल्यू मेरे से पूछा जाए, यहाँ पे धारा के बारे में दिया गया है, तो धारा कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P बराबर V इंटू आई। आई का वैल्यू पूछ रहा है, आई बराबर हम लिख सकते हैं P बट V लिख सकते हैं। P का वैल्यू भाई कितना है, 40 है, V का वैल्यू कितना है, 200 है। तो यहाँ पे शून्य शून्य गया काम से, और 4 से अगर यदि आप कटाना चाहोगे, 4 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो इसको 1/5 आप लिख सकते हो। इसको यदि कैलकुलेशन करेंगे तो 0.2 एम्पियर हमारा आएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में जरा गौर कीजिएगा, 0.2 एम्पियर दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। सभी ध्यान से, न्यूमेरिकल बनाना आपको बहुत ही अनिवार्य हो जाता है और हम हर एक का सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, तो सो अपने कॉपी में नोट अवश्य कर लीजिएगा एक बार इसे। चलिए, जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे हमारे चैनल पे, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तुरंत दबा लीजिए और फटाफट टेस्ट देते रहेंगे बिना बातचीत किए। कोशिश करेंगे हम आपसे बातचीत जितना हो सके कम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से, यहाँ पे ध्यान रखोगे इस जगह पे परिजन न है बल्कि यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं बाबू, इस जगह पे मैंने लिखा है प्रिज्म। सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसका कारण है ये, जब यहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ है, ये है हमारा प्रिज्म। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को यानी सूर्य प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होते हैं भाई, जिस पट्टी को नाम दिया जाता है क्या, वर्णपट। वर्णपट या इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होने का क्या कारण है, ऑप्शन ए प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है, या ऑप्शन बी प्रिज्म रंगों को सोख लेता है, या ऑप्शन सी प्रिज्म में विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन भिन्न भिन्न होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट करोगे सभी। देखिए यहाँ पे प्रिज्म रंग उत्पन्न तो नहीं करता है, ऑप्शन ए गलत हो जाता है। प्रिज्म रंगों को सोखता भी नहीं है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। लेकिन जरा गौर करना सभी, ऑप्शन नंबर सी
प्रिज्म में विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन भिन्न भिन्न होता है। देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे क्या था, जिसका बैगनी का विचलन ज्यादा होता है तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन जिसका लाल का भी कम होता है, इसका विचलन भी कम होता है, तो वो कहाँ पे हो जाता है, ऊपर। तो इसका विचलन अलग अलग होता है, इसीलिए आपको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होता है इसका सही जवाब। चलिए सभी का अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखोगे, कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी लौह लवण, या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। क्या होगा इसका सही जवाब, गौर से देखिए। कठोर जल, पहले हम देखते हैं जल। जल क्या है भाई, जल के बारे में तो जल का रासायनिक सूत्र तो सभी को पता है, क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। जल प्रकृति में मुख्यतः दो रूपों में पाए जाते हैं, एक ध्यान रखना कौन सा, एक हमारा होगा पहला, यदि मैं चर्चा करूं, एक मृदु जल और दूसरा होगा, पहला है मृदु जल और दूसरा है कौन सा, कठोर जल। मृदु जल ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देगा वो मृदु जल कहलाएगा, लेकिन जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देगा वो कहलाएगा कठोर जल। अब सवाल ये उठता है कि जल में जो कठोरता होती है वो किसके कारण से, तो याद रखना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट इत्यादि के कारण से। तो मैंने बोला कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है ना, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट अभी आपको बता ही गया कि धातु के रूप में कौन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या क्या, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट इत्यादि घुले रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाता है इसका सही आंसर। सभी गौर से इस टॉपिक को लिख लीजिएगा जो अभी मैंने बोला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 200 यानी प्रकृति में यूरेनियम 235 समस्थानिक का प्रतिशत मात्रा कितना है। इस प्राकृतिक में जो यूरेनियम 92,235 है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, 0.7% है या 0.6% है या फिर 0.5% है या फिर ऑप्शन डी 0.4% है। इसको सभी याद करेंगे। प्रकृति में यूरेनियम 92,235 बहुत ही कम मात्रा में, कितना, तो याद रखोगे इसका वैल्यू 0.7%, 0.7%। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के लिए आवश्यक है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन लाइट चैप्टर में हमने इसका वीडियो बना के दिया हुआ है। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा होगा एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लेंगे। क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के बारे में मैंने वहाँ पे चर्चा किया है। सवाल उठता है यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के लिए आवश्यक है प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, या फिर ऑप्शन बी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, या फिर ऑप्शन सी प्रकाश एक माध्यम से गुजर रहा हो, या फिर ऑप्शन डी आपतन कोण क्रांति कोण से छोटा हो। पहले इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेना क्या है। ये है हमारा एक माध्यम, जो माध्यम कैसा है भाई, सघन माध्यम। सघन माध्यम के रूप में मैं इसको मान लेता हूँ ग्लास है और ऊपर में क्या है भाई, एयर है। जब प्रकाश की किरण ग्लास से होकर के एयर में जाते हैं तो ये अभिलंब की ओर न मुड़ के, अभी कहाँ पे, अभिलंब से दूर भागती है। लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा कि जब प्रकाश की किरण जाएगा और उसी स्थिति में लौट आएगा तो ये घटना कहलाता है कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए केस मैंने क्या बोला, प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से गुजर रही है, सघन माध्यम से। ग्लास आपका कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। एयर आपका कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो ऑप्शन याद रखना है प्रकाश विरल, पहले ऑप्शन देखिए क्या है, प्रकाश के घने माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, बात सही है। प्रकाश किधर से जा रही है, सघन माध्यम से किधर की ओर जाएगा, विरल माध्यम में, तभी उसी डायरेक्शन में लौट आएगा जब इसका वैल्यू क्रांति कोण से बड़ा होता है। ऑप्शन देखिए डी नंबर, जरा गौर करना सभी। आपतन कोण क्रांति कोण से छोटा हो, छोटा नहीं होता है ये। अगर आपतन कोण का कोण आई का वैल्यू यदि बड़ा हो जाता कोण आई से यानी क्रिटिकल एंगल से, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाता। लेकिन यहाँ पे दे दिया छोटा, छोटा नहीं बल्कि क्या होता है, बड़ा होता है। ये सिंबल भी आपको कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, गौर से इसको ध्यान रखोगे सभी। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 11 नंबर सवाल है, 12 सेंटीमीटर फोकसांतर की उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक बिंब, यहां पे ध्यान रखोगे, यहां पे क्या लिखा है, बिंब, एक बिंब रखा गया है। प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, फटाफट इसका कमेंट करेंगे।
क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा आप कमेंट करोगे। एक यहाँ पे वस्तु में लिख रहा हूँ, एक वस्तु रखा गया है, फटाक से इसका कमेंट कीजिए क्या होगा। 12 सेंटीमीटर फोकसांतर के उत्तल लेंस, पहले गौर करना, लेंस कौन सा भाई, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रकाश किरण इधर जा रहा है, यहाँ पे कटेगा, फोकस पॉजिटिव या नेगेटिव, गौर करना, इधर अगर जाएंगे फोकस पॉजिटिव, विपरीत डायरेक्शन में आते तो नेगेटिव, तो इधर जा रहे तो फोकस एफ का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। एफ बराबर क्या होगा भाई, ये हमारा पॉजिटिव कितना 12 सेंटीमीटर है फोकस का वैल्यू। दूसरा हमारा कौन सा चीज आ जाता है, फोकस का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और दूसरा है सामने वस्तु को रखते कितना, u बराबर कितना, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव में होता है, कितना 2 सेंटीमीटर है। और आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो कैसे लेंस मेकर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो कितना होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो जो भी चीज़ आपको दिया हुआ है सभी चीज़ को आप पुट करते जाएंगे, इसका वैल्यू यदि आपने पुट किया तो इसका आंसर याद रखोगे आएगा -2.4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए -2.4 सेंटीमीटर। अगर -2.4 आया इसका मतलब वस्तु की ओर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका सही जवाब। आपको जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसको आप क्लियर करके देखना, बना करके एक बार देखोगे आपका आंसर आएगा -2.4 सेंटीमीटर। चलिए सवाल में ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा, फटाफट आप कमेंट करते जाइए। ऑप्शन अगला है, न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, या फिर 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर 1 ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, या 1 किग्रा मीटर प्रति सेकंड है। मैं किसी का जिसका भी आंसर आ रहा है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, फटाफट आप कमेंट करते जाइए क्या होगा इसका सही आंसर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, एक चीज़ जरा गौर करना, एफ बराबर भैया आप क्या लिखते हो, पहले इसका फॉर्मूला देखो, एफ बराबर हम लिखते हैं एम इंटू ए। एम का मात्रक क्या है, केजी है, ए का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो हमारा आंसर आना चाहिए क्या, 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आना चाहिए आंसर। तो इसका फटक से आंसर क्या मार देते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 13 नंबर सवाल है, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किग्रा है, तो इसका भार किसके निकटतम होगा। कई बार ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है, इसके बेस पे इसके आधार पे कई बार सवाल पूछा गया है, देखा गया है ऐसा। चलिए फटाक से कमेंट करोगे क्या होगा इसका, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किग्रा है, तो पहले आप देखते हैं 50 किग्रा है, एम बराबर कितना है भैया 50 किग्रा, 50 किलोग्राम है, तो उसका भार कितना होगा। हमने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है बार बार कि सर W बराबर होता है एम इंटू जी, एम का वैल्यू कितना है 50, जी का वैल्यू कितना है 9.8, तो 50 गुना 9.8 अगर करोगे तो आपको आंसर आएगा 490 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी में जरा गौर कीजिएगा, 490 न्यूटन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा सही जवाब। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। यदि मोटर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या होगा। ऑप्शन ए अधिक बल लगाना पड़ेगा, या फिर बी कम बल लगाना पड़ेगा, या सी उतना ही बल लगाना पड़ेगा, या फिर डी कि इनमें मतलब कोई भी उस पर बल ही नहीं लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिए ये सवाल पिछले साल के एग्जामिनेशन में पूछा गया आपको, और सेम सवाल को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सवाल है आपको, यदि मोटर गाड़ी के स्टीयरिंग का व्हील को छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा। एक बात जरा गौर करना, स्टीयरिंग अगर यदि बड़ा रहता है तो कोई भी ट्रक वगैरह में देखोगे स्टीयरिंग बहुत बड़ा रहता है, रीज़न ये होता है कि उस व्यक्ति को ड्राइवर को चलाने में बहुत सुविधा होता है। लेकिन स्टीयरिंग जब हम छोटा करते हैं तो उस व्यक्ति को बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। एक फॉर्मूला याद रखना, टी बराबर होता है बाबू एफ गुने आर, एफ गुने आर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप यह देखो कि एफ अगर आर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती किसका, रेडियस का। अगर यदि रेडियस आपका बढ़ेगा तो फोर्स आपका क्या होगा, घटेगा। यानी अगर यदि चक्का बड़ा था, व्हील अगर यदि बड़ा था तो बल कम लगाना पड़ता, लेकिन जब व्हील को आपने क्या किया, मोटर गाड़ी के व्हील को व्यास को घटा दिया, छोटा कर दिया, तो अब हमको बल क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका सही जवाब। सभी फटाक से लिखें कौन सा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब, कि बल अधिक लगाना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 1 ओम तथा 2 ओम
1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध, यहाँ पे 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस सम्मेलन के समांतर में 3 ओम का प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। इस पूरी इकाई का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? रेसिस्टेंस से एग्जामिनेशन में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। ये सवाल ध्यान दोगे क्या कह रहा है। आपके पास में क्या है, 1 ओम यानी एक प्रतिरोध है जिसका वैल्यू है कितना, 1 ओम। दूसरा प्रतिरोध है जिसका वैल्यू है कितना भैया, 2 ओम। इन दोनों के क्रम में एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसका वैल्यू है कितना, तो 3 ओम। अब पूछता है कि इसका जो परिणामी रेसिस्टेंस होगा ये कितना होगा। तो आपने ये तो पढ़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में पहले जुट जाएगा, तो 2 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। और हम फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/RP बराबर 1/3 प्लस 1/3। जब 1/3 और 1/3 करोगे तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन आएगा 2/3। 2/3 किसका वैल्यू, 1/RP का वैल्यू। ये अगर उलट जाएगा तो RP का वैल्यू आएगा कितना, तो 3/2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा कितना, तो 1.5। ऑप्शन नंबर सी देखिए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सभी कॉपी में एक बार इसको अवश्य बना लीजिए। देखिए हमने कैसे बनाया है, इसको कॉपी में एक बार अवश्य नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 1.5 ओम होगा इसका सही जवाब। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। परमाणु भार का आधुनिक मात्रक क्या है? परमाणु भार का आधुनिक मात्रक क्या है? आपके पास में पहला है सवाल H1, दूसरा है O16, तीसरा है C12 या फिर चौथा है N14। परमाणु भार, हम लोग जो परमाणु का भार ज्ञात करते हैं वो किससे तुलना किया जाता है? याद रखना, पहले हम लोग हाइड्रोजन से तुलना करते थे, लेकिन अभी कार्बन 12 का 1/12वां भाग होता है। ध्यान रखना, परमाणु द्रव्यमान जो इकाई जो आप मापते हैं, कार्बन 12 के 1/12वां भाग। कार्बन के 2 समस्थानिक याद रखिएगा, कार्बन 612 और कार्बन एक होगा कितना, 612। दूसरा होगा कितना, कार्बन 614। याद रखना यहाँ पे कार्बन 612 इसका उपयोग करते हैं परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, जबकि कार्बन 614 का उपयोग किया जाता है किसमें, तो कार्बन डेटिंग में, यानी अर्ध आयु ज्ञात करने में। किसी भी जीवाश्म की आयु कितनी है इसको जो हम लोग पता लगाते हैं कि चलो भाई सिंधु घाटी सभ्यता आज से इतना साल पुराना था, वो कौन से पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति। इसमें किसका व्यवहार करते हैं, तो कार्बन 614 का। और परमाणु का भार या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में किसका, कार्बन 612 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर परमाणु भार ज्ञात करने में किसका किया जाता है, कार्बन का। तो कार्बन कितना, 612। यहाँ पे ऊपर में देखो तो मैंने दिया हुआ है ना 12, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका कौन सा सही जवाब। चलिए बहुतों का सही आंसर आता है। अगले सवाल देखोगे, एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण के साथ गति करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका सही जवाब। आपके पास में सवाल है, एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। कौन सी अवस्था से, विरामावस्था से। तो विरामावस्था जब चलना प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले देखते उसका प्रारंभिक वेग भाई कितना हो जाएगा, 0। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा 5 सेकंड तक, टाइम कितना है, 5 सेकंड तक चलता है। कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। ये बराबर कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, एस बराबर आपने पढ़ा है ना, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाँ या ना। इस फॉर्मूले पे यदि आप वैल्यू को पुट करेंगे, u का वैल्यू कितना है, 0। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, 0। अब हाफ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, 10। तो 1/2 अगुना 10 अगुना t स्क्वायर, t का वैल्यू कितना, 5। तो 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भैया, 25। इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे 2 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 2 से कितना बार में कटा हमारा, 5 बार में कटा। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। 125 कितना हो जाएगा, बी नंबर होगा इसका सही आंसर। ध्यान से, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आपको बनाना ही पड़ेगा। कोई भी एग्जामिनेशन में फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर यदि आपको एग्जाम पास करना है तो न्यूमेरिकल पे ध्यान देना ही पड़ेगा फिजिक्स का। अगला सवाल देखिएगा सभी, 18 नंबर का सवाल है, क्रोमियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्रोमियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? पहले एक बात समझो, ये कोर इलेक्ट्रॉन है क्या। सिंपल से एक एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा को छोड़ के अन्य इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो जब तक हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझेंगे तो इसका हमको कोर इलेक्ट्रॉन पता नहीं चल सकता है, क्योंकि बाहर को छोड़ देंगे अन्य इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता कितना है? तो याद रखोगे 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1। बाहर की कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? ये बाहर की कक्षा में गौर से देखो कितना है, 1। तो टोटल कितना था? 24। एक नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक में कितना, यही है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन, कितना होगा? 23 होगा हमारा। सी ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन फटक से कमेंट करोगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। परम शून्य तापक्रम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? परम शून्य तापक्रम किसके बराबर है? 273 डिग्री सेल्सियस या -272 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस या फिर -732 डिग्री सेल्सियस। फटाफट कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। परम शून्य तापक्रम किसके बराबर होता है? परम शून्य तापक्रम याद रखिएगा, माइनस किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर का कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर याद रखना -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा -273.15, यहाँ पे क्या है, -273 तो दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है इसका सही जवाब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। परमाणु द्रव्यमान इकाई में कार्बन के उस समस्थानिक को माना जाता है, यहाँ पे हमारा माना जाता है जिसके न्यूक्लियस में रहते हैं 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, या 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, या 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, या 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन। फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। आपको सवाल कह रहा है परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये याद कीजिए, अभी तुरंत हमने बोला कार्बन 612 का उपयोग किया जाता है। अब कार्बन 612 का उपयोग किया जाता है, अगर यदि हम परमाणु का आकार देखें, परमाणु का आकार कैसा होता है भाई? ये गोलाकार। बीच में क्या पाया जाता है? नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब अगर यदि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे जेड बराबर कितना है आपका 6, द्रव्यमान संख्या बराबर कितना है 12। तो अगर यदि हमसे सवाल पूछे तो जेड बराबर हम क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं? जेड बराबर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं P, अब बराबर E, अब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दिया हुआ, यहाँ पे 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं यहाँ से पुट कर दिया 6। लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना 12 है, तो न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो A - P, ए का वैल्यू कितना 12। अब 12 में से अगर यदि आप 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6। तो ऑप्शन जरा गौर करना, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आती 6, तो 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा हमारा। सभी न्यूमेरिकल आज के आपको दिखने में लगता है कौन सा है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को हमने एक न्यूमेरिकल के टर्म में ढाला है, और किसी भी कीमत को आपको न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो चलिए अभी का वीडियो आपका इसी जगह पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों का किसका आंसर कितना सही हुआ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ जो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर 8271535277 पे आप हमको व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख करके भेजोगे, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।